हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द वेल की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत में अमेरिकी कला पुनर्स्थापन विशेषज्ञ लिसा ग्रे एक बस में होती है जो लाजियो के उपनगरों की ओर जा रही होती है। थोड़ी देर बाद बस रुकती है और तीन लोग, दो महिलाएं और एक पुरुष उसमें सवार होते हैं। वे पर्यटक लगते हैं और तुरंत लिसा से बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत से पता चलता है कि वे महिलाएं ट्रेसी और मैडिसन अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं और उनके साथ मौजूद व्यक्ति टोनी उनका इटालियन गाइड है। वे एक गांव सानुकी के बाहरी इलाके में स्थानीय जीव जंतुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। लिसा भी उसी गांव की ओर जा रही होती है। यह जानकर वे सभी एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है और समूह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। जीव विज्ञानी बताते हैं कि वे पास के जंगल में कैंपिंग करेंगे, जबकि लिसा ने बस स्टॉप के पास एक होटल में कमरा बुक किया है। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि कुछ दिनों बाद मिलेंगे और फिर अलग-अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अगली सुबह लिसा होटल के बाहर बस स्टॉप पर इंतजार कर रही होती है। तभी एक आकर्षक स्थानीय युवक उसके पास आता है। वह बताता है कि इस इलाके में कोई बस नहीं मिलती और लिसा से उसकी मंजिल पूछता है। जब लिसा बताती है कि वह मालविट मेंशन जा रही है, तो युवक उसे वहां तक छोड़ने की पेशकश करता है। हल्की झिझक के बावजूद लिसा उसकी मदद स्वीकार कर लेती है और दोनों पैदल ही वहां जाने लगते हैं। रास्ते में युवक अपना नाम मार्कस बताता है और लिसा भी अपना परिचय देती है। जल्द ही वे मालविट मेंशन पहुंचते हैं, जो एक भव्य ऐतिहासिक इमारत है। मार्कस उसे मेंशन के दरवाजे तक छोड़ता है और बताता है कि वह पास में एक पब चलाता है। वह लिसा को कभी भी वहां आने का निमंत्रण देता है और फिर चला जाता है। अंदर जाते ही लिसा का स्वागत मेंशन की मालकिन एम्मा फोसा मालविट करती है। वह एक सिंगल मदर हैं और अपनी उम्र के बावजूद बहुत ही जवान और फिट दिखती हैं। एम्मा लिसा को तुरंत ऊपर ले जाती हैं, जहां वह पेंटिंग रखी होती है जिसे रिस्टोर करना है। यह पेंटिंग एक आग में जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है और इसकी सतह पर मोटी काली राख जमी होती है। लिसा पेंटिंग को ध्यान से देखती है और अनुमान लगाती है कि इसे ठीक करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। लेकिन यह सुनते ही एम्मा का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह सख्त लहजे में कहती है कि पेंटिंग की बहाली सिर्फ 2 हफ्तों में पूरी होनी चाहिए। लिसा थोड़ा घबरा जाती है लेकिन तुरंत काम शुरू करने का वादा करती है। वह यहाँ तक अनुरोध करती है कि उसे उसी कमरे में सोने दिया जाए जहाँ पेंटिंग रखी है। एम्मा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और लिसा को काम करने के लिए अकेला छोड़ देती है। इसी रात इटालियन गाइड टोनी गांव के पास जंगल में माइक्रोफोन सेट करता है और फिर अपने टेंट में बैठकर जंगल की आवाजें सुनने लगता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसका माइक्रोफोन खराब हो गया है, इसलिए वह जांच करने बाहर जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी घबराई हुई चीखें सुनाई देती हैं। टोनी की चीखें सुनकर अमेरिकी जीव विज्ञानी मैडिसन और ट्रेसी जाग जाते हैं। मैडिसन टोनी की तलाश में जंगल में जाती है और कुछ दूर जाकर उसे टोनी की खून से सनी टोपी मिलती है। वह तुरंत टेंट में लौटकर ट्रेसी से कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, कोई अचानक उसे पकड़ लेता है और खींचकर ले जाता है। ट्रेसी, जो पूरी तरह भ्रमित और डरी हुई होती है, टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर जोरदार वार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मैडिसन होश में आती है और खुद को एक अंधेरे काल कोठरी में बंद पाती है। वह देखती है कि पास की कोठरी में एक व्यक्ति रॉ को उल्टी कर रहा है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसे ट्रेसी और टोनी भी अलग-अलग सेल में बंद दिखते हैं। यह जगह एक गोलाकार जेल जैसी होती है, जिसके बीच में एक कुआं होता है। उधर मेंशन में लिसा एम्मा और उसकी बेटी जूलिया के साथ डिनर कर रही होती है।
वह जूलिया से बातचीत करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है। लेकिन अचानक जूलिया अपनी कांटा चम्मच छोड़कर बिना कुछ कहे टेबल से उठकर चली जाती है। एम्मा माफी मांगते हुए बताती है कि जूलिया पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। वह 13 साल की है, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं करती। रात में जेल के अंदर अरूड़ा नामक एक भारी भरकम पीली त्वचा वाला आदमी कैदियों के पास आता है। वह सबको ध्यान से देखता है और फिर कुएं की ओर बढ़ता है। टोनी, जो बहुत गुस्से में होता है, चिल्लाने लगता है और खुद को छोड़ने की मांग करता है। लेकिन अरूड़ा बिना कोई जवाब दिए कुएं में एक स्टील की बाल्टी डालता है और उसे वापस खींचता है। टोनी लगातार अपशब्द कहता रहता है, जिससे गुस्से में आकर अरूड़ा टोनी की पीठ में चाकू घोंप देता है। फिर वह उसके लहूलुहान शरीर को घसीटकर कुएं में फेंक देता है। मेंशन में लिसा पेंटिंग की बहाली में लगी होती है। काम करते करते उसे अचानक एक अजीब, डरावना बिल्ली जैसा चेहरा दिखता है, जो राख के नीचे छिपा हुआ होता है। जब वह इसे साफ करने की कोशिश करती है, तो अचानक कमरे में तेज चीख गूंज उठती है। वह डरकर पीछे हट जाती है और गलती से अपने हाथ में चोट लगा लेती है। उसका खून पेंटिंग पर गिर जाता है। उधर जेल में रॉको भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका उपकरण गिर जाता है। वह मैडिसन से मदद मांगता है, जो उसे एक स्विस आर्मी नाइफ देती है। रात में लिसा सो रही होती है जब अचानक एक भूतिया नग्न आकृति उसके बिस्तर में आकर लेट जाती है। यह आकृति पहले उसे हल्के से छूती है, फिर अचानक उसका गला दबाने लगती है। लिसा घबराकर जाग जाती है और देखती है कि पेंटिंग में एक आकृति ठीक उसी भूत जैसी दिख रही है। तभी जूलिया कमरे में आती है और लिसा से कहती है। जाने से पहले जूलिया अजीब तरीके से कहती है कि अगर लिसा उस पेंटिंग को ठीक करती है, तो वह हमेशा के लिए भूतिया ताकतों से घिरी रहेगी। उधर गोल जेल में कैदियों की हालत और भी खराब होती जा रही है। अरूड़ा फिर से आता है और कुएं में धातु की बाल्टी गिराता है। अंधेरे से एक पतली, राख जैसी भुजा निकलती है और बाल्टी पकड़ लेती है। कुएं के अंदर जो भी जीव है, वह अपनी कलाई काटकर बाल्टी में खून टपकाता है। अरूड़ा फिर बाल्टी को ऊपर खींचकर एक तरफ रख देता है और फिर रॉको की कोठरी की ओर बढ़ता है। मैडिसन को एहसास होता है कि अगर रॉको मर जाता है, तो इस नरक से भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वह हिम्मत दिखाते हुए विशाल राक्षस को उकसाने लगती है। उसकी योजना काम कर जाती है और अरूड़ा उसकी कोठरी की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर वह बेरहमी से मैडिसन का चेहरा छील देता है और उसे कुएं में फेंक देता है। यह एक अच्छी योजना थी, मैडिसन। इस दौरान आखिरकार हमें कुएं के अंदर छिपे उस डरावने जीव को देखने का मौका मिलता है। यह एक भयानक, पीला, भूत जैसा प्राणी है, जो मैडिसन की अंतड़ियों को खा जाता है। इधर हवेली में परेशान लिसा पेंटिंग को लेकर एम्मा से बातचीत करती है। लिसा गलती से बता देती है कि जूलिया ने उसे इस पेंटिंग से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां सुनाई थी। लेकिन एम्मा इन बातों को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि जूलिया अक्सर झूठी कहानियां बनाती रहती है। वह लिसा को काम पर ध्यान देने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि अगर पेंटिंग समय पर पूरी नहीं हुई, तो भारी जुर्माना लगेगा। दबाव में आकर लिसा एंटीडिप्रेसेंट दवाइयां लेती है और दोबारा काम में जुट जाती है। उसे काम शुरू ही करना होता है कि पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि मैडिसन गंभीर रूप से घायल अवस्था में बाथटब में बैठी रो रही है। डर के मारे लिसा भागती है और एम्मा से टकरा जाती है। अचानक सारा भ्रम टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि बाथरूम में कोई नहीं था। एम्मा गुस्से में आकर उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर जेल में रॉको ने आखिरकार उस जाली को खोल दिया है जो नाले के रास्ते को बंद कर रही थी। वह बेहद खुश होकर उसमें घुसने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी अचानक एक भूतिया सफेद हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका चेहरा नोचने लगता है। वह डरावना प्राणी उसे मार डालता है और उसका मांस खाने लगता है। उधर लीसा पेंटिंग पूरा करने में जुटी होती है कि जूलिया फिर से आती है। वह बताती है कि यह पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी और इसमें उसकी मां को एक इंसान की बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। इस अनुष्ठान से एक राक्षस गोरान प्रकट हुआ था, लेकिन एम्मा ने उसे कैद कर लिया। तभी से वह उसकी रक्त शक्ति का उपयोग अपनी जवानी बनाए रखने के लिए कर रही है। जूलिया आगे कहती है कि अगर आधी रात से पहले लाल चांद इस पेंटिंग पर चमके तो यह श्राप अगले 500 वर्षों के लिए फिर से सक्रिय हो जाएगा। वह यह साबित करने के लिए 3 कैदियों के बारे में बताती है, एक काली लड़की, एक सुनहरे बालों वाली लड़की और एक लड़का। लीसा को एहसास होता है कि ये वही पर्यटक हैं जिनसे वह बस में मिली थी। लीसा कैदियों को बचाने का फैसला करती है। वह लोहे की छड़ उठाकर तहखाने में अरूड़ा का पीछा करती है, लेकिन गलती से कुछ धातु की छड़ें गिरा देती है, जिससे तेज आवाज होती है। सौभाग्य से वह एक मेज के नीचे छिप जाती है और अरूड़ा इसे चूहों की हरकत मानकर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद अरूड़ा ट्रेसी की कोठरी खोलता है, लेकिन वह उस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से वह सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो अरूड़ा उसके चेहरे पर जलती हुई छुरी लगाकर उसे यातना देता है और फिर उसे कुएं में फेंकने की कोशिश करता है। आखिरी पल में लीसा लोहे की छड़ से अरूड़ा के सिर पर हमला करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लीसा जल्दी से ट्रेसी को कुएं से निकालती है और दोनों भागने लगती हैं। इसी बीच अरूड़ा को एहसास होता है कि कुएं के अंदर कैद दानव अब आजाद हो चुका है। वह पलटता है और देखता है कि गोरान उसके सामने खड़ा है। गोरान उस पर हमला कर देता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। लीसा और ट्रेसी हवेली से बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं और मार्कस को देखकर राहत महसूस करती हैं। लेकिन तभी एक झटके में मार्कस ट्रेसी को तीर मार देता है और लीसा को पेंटिंग वाले कमरे में जाने के लिए मजबूर करता है। वहां एम्मा और कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर इंतजार कर रहे होते हैं। वे सब आधी रात का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि श्राप को दोबारा सक्रिय किया जा सके। लीसा अनिच्छा से पेंटिंग पूरी करने लगती है और उसमें एम्मा और मार्कस की तस्वीरें उभरने लगती हैं। तभी जूलिया कमरे में घुसती है और धमकी देती है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह पेंटिंग जला देगी। एम्मा गुस्से में आकर मार्कस को जूलिया को मारने का आदेश देती है, लेकिन लीसा मार्कस के चेहरे पर केमिकल फेंक देती है। गुस्से में एम्मा लीसा को तीर मार देती है। इसी बीच चांद की रोशनी कमरे में प्रवेश करती है और सभी की असली उम्र सामने आ जाती है। एम्मा, मार्कस और अन्य लोग तेजी से बूढ़े होकर राख में बदल जाते हैं। जूलिया भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। वह असल में सदियों पुरानी थी। वह लीसा को अलविदा कहती है और राख में बदल जाती है। लीसा, जो अब घायल है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गोरान रास्ता रोक लेता है। वह भागने के लिए पेंटिंग के पास जाती है और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र सुनते ही गोरान चीखने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। 30 साल बाद लीसा अभी भी उतनी ही युवा दिखती है। हवेली के तहखाने में गोरान को एक बिस्तर से बांधकर रखा गया है। डॉक्टर उसके खून का उपयोग कर रहे हैं। लीसा वहां जाती है और डॉक्टर को खून निकालने की प्रक्रिया बढ़ाने का आदेश देती है। डॉक्टर आदेश का पालन करता है और गोरान की गर्दन में इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि लीसा ने श्राप को अपने पक्ष में मोड़ लिया है और अब वह भी अमर हो चुकी है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।